जब हिंदुस्तान के आखिरी शहंशाह बहादुर शाह जफर को बहरी जहाज में बैठा दिया गया। ये जहाज 17 अक्टूबर 1858 को रंगून पहुंच गया। शाही खानदान के 35 मर्द और खवातीन भी ताजदार हिंद के साथ थे। कैप्टन नेल्सन डेविस रंगून का इंचार्ज था। वो बंदरगाह पहुंचा। उसने बादशाह और उसके हवारियों को वसूल किया, रसीद लेकर दी और दुनिया की तीसरी बड़ी सल्तनत के आखिरी फरमारवा को साथ लेकर अपनी रिहाइशगाह पर पहुंच गया। नेल्सन परेशान था। बहादुर शाह जफर कैदी होने के साथ बादशाह भी था। नेल्सन का जमीर गवारा नहीं कर रहा था। वो बीमार और बूढ़े बादशाह को जेल में फेंक दे, मगर रंगून में कोई ऐसा मकाम नहीं था जहां बहादुर शाह जफर को रखा जा सकता। वो रंगून में पहला जिला वतन बादशाह था। नेल्सन डेविस ने चंद लम्हे सोचा और फिर मसले का दिलचस्प हल निकाल लिया। नेल्सन ने अपने घर का गैराज खाली कराया और ताजदार हिंद, जिले सुबहानी और तैमूरी लहू के आखिरी चश्मो चिराग को अपने गैराज में कैद कर दिया। बहादुर शाह जफर 17 अक्टूबर 1858 को इस गैराज में पहुंचा और 7 नवंबर 1862 तक 4 साल इसी में रहा। ये 7 नवंबर का खनक दिन था और सन था 1862। बदनसीब बादशाह की खादमा ने शदीद परेशानी में कैप्टन नेल्सन डेविस के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से उर्दली ने बर्मी जुबान में इस बदतमीजी की वजह पूछी। खादमा ने टूटी फूटी बर्मी में जवाब दिया, जिले सुबहानी का सांस उखड़ रहा है। उर्दली ने जवाब दिया कि साहब कुत्ते को कंगी कर रहे हैं, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। खादमा ने ऊंची आवाज में रोना शुरू कर दिया। उर्दली उसे चुप करवाने लगा, मगर आवाज नेल्सन तक पहुंच गई। वो गुस्से में बाहर निकला। खादमा ने नेल्सन को देखा और वो इसके पांव में गिर गई। वो मरते हुए बादशाह के गैराज की खिड़की खुलवाना चाहती थी। बादशाह मौत से पहले आजाद और खुली हवा का एक घूंट भरना चाहता। नेल्सन ने अपना पिस्टल उठाया, गार्ड्स को साथ लिया, गैराज में दाखिल हो गया। बादशाह की आखिरी आरामगाह के अंदर बदबू, मौत, सकूत और अंधेरा था। उर्दली लैंप लेकर बादशाह के सराहने खड़ा हो गया। नेल्सन आगे बढ़ा। बादशाह का कंबल आधा बिस्तर पर था और आधा फर्श पर। उसका नंगा सर तकिए पर था, लेकिन गर्दन ढलकी हुई थी। आंखों के डेले पट्टों की हदों से बाहर उबल रहे थे। गर्दन की रगें फूली हुई और खुश्क जर्द होंठों पर मक्खियां बिन बिना रही थी। नेल्सन ने जिंदगी में हजारों चेहरे देखे थे, लेकिन उसने किसी चेहरे पर इतनी बेचारगी, इतनी गरीबुल वतनी नहीं देखी थी। वो किसी बादशाह का चेहरा नहीं था, वो दुनिया के सबसे बड़े भिखारी का चेहरा था। इस चेहरे पर एक आजाद सांस, जी हाँ, सिर्फ एक आजाद सांस की अपील तहरीर थी। ये अपील पुराने कुएं की दीवार से लिपटी काई की तरह हर देखने वाली आंख को अपनी गिरफ्त में ले लेती थी। कैप्टन नेल्सन ने बादशाह की गर्दन पर हाथ रखा। जिंदगी के काफिले को रगों के जंगल से गुजरे मुद्दत हो चुकी थी। हिंदुस्तान का आखिरी बादशाह जिंदगी की हद अबूर कर चुका था। नेल्सन ने लवाहिकीन को बुलाने का हुक्म दिया। लवाहिकीन थे ही कितने, एक शहजादा जवान बख्त और दूसरा उसका उस्ताद हाफिज मोहम्मद इब्राहिम दहलवी, जो दोनों आए। इन्होंने बादशाह को गुस्ल दिया, कफन पहनाया और जैसे तैसे बादशाह की नमाज जनाजा पड़ी। कब्र का मरहला आया तो पूरे रंगून शहर में आखिरी ताजदार हिंद के लिए 2 गज जमीन दस्तयाब नहीं। नेल्सन ने सरकारी रहायशगाह के इहाते में कब्र खुदवाई और बादशाह को खैरात में मिली हुई मट्टी में दफन कर दी। कब्र पर पानी का छिड़काव हो रहा था। गुलाब की पत्तियां बखेरी जा रही थीं तो उस्ताद हाफिज इब्राहिम दहलवी के खिजां रसीदा जहन में 30 सितंबर 1837 के वो मनाजर दौड़ने भागने लगे जब दिल्ली के लाल किले में 62 बरस के बहादुर शाह जफर को ताज पहनाया गया। हिंदुस्तान के नए बादशाह को सलामी देने के लिए पूरे मुल्क से लाखों लोग दिल्ली आए थे और बादशाह लबासे फाखरा पहनकर, ताज शाही सर पर सजाकर, नादिर शाही और जहांगीरी तलवारें लटकाकर दरबार में आया तो पूरा दिल्ली तहसीन तहसीन के नारों से गूंज उठा। नकारची नकारे बजाने लगे, गवैये हवाओं में ताने उड़ाने लगे, फौजी सलार तलवारें बजाने लगे, रकासाएं रक्स करने लगी। उस्ताद हाफिज इब्राहिम दहलवी को याद था, बहादुर शाह जफर की ताज पोशी का जश्न 7 दिन तक जारी रहा और इन 7 दिनों में दिल्ली के लोगों को शाही महल से खाना खिलाया गया। मगर 7 नवंबर 1862 की इस ठंडी और बेमहर सुबह बादशाह की कब्र को एक खुशुलहान कारी तक नसीब ना हुआ। उस्ताद हाफिज मोहम्मद इब्राहिम दहलवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने जूते उतारे, बादशाह की कब्र की पैंतनी पर खड़ा हुआ और सूरत तौबा की तलावत शुरू कर दी। हाफिज इब्राहिम दहलवी के गले से सोच के दरिया बहने लगे। ये कुरान मजीद की तलावत का इजाज था या फिर उस्ताद इब्राहिम दहलवी के गले का सोच। कैप्टन नेल्सन डेविस की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ उठाया और इस गरीबुल वतन कब्र को सैल्यूट पेश कर दिया और इस आखिरी सैल्यूट के साथ ही मुगल सल्तनत का सूरज हमेशा हमेशा के लिए गुरूब हो गया।
आप अगर कभी रंगून जाएं तो आपको डेगन टाउन शिप की कच्ची गलियों की बदबूदार झुग्गियों में आज भी बहादुर शाह जफर की नस्ल के खानदान मिल जाएंगे। ये आखिरी मुगल शाह की असल औलाद है, मगर ये औलाद आज सरकार के वजीफे पर चल रही है। ये कच्ची जमीन पर सोती है, नंगे पांव फिरती है, मांग कर खाती है और टीन के कंस्तरों में सरकारी नल से पानी भरती है। मगर ये लोग इस कसम पुरसी के बावजूद खुद को शहजादे और शहजादियां कहलवाते हैं। ये लोगों को अहद रफ्ता की दास्तानें सुनाते हैं और लोग कह के लगाकर रंगून की गलियों में गुम हो जाते हैं। ये लोग शहजादे और शहजादियां कौन हैं? ये हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह की सियासी गलतियां हैं। बादशाह ने अपने गिर्द नाअहल खुशामदी और करप्ट लोगों का लश्कर जमा कर लिया था। ये लोग बादशाह की आंखें भी थे, इसके कान भी और इसका जमीर भी। बादशाह के दो बेटों ने सल्तनत आपस में तकसीम कर ली थी। एक शहजादा दाखिली अमूर का मालिक था और दूसरा खारजी अमूर का मुख्तार। दोनों के दरमियान लड़ाई भी चलती रहती थी और बादशाह इन दोनों की हर गलती, हर कुताही माफ कर देता था। आवाम की हालत इंतहाई नागुफ्ताबा थी। महंगाई आसमान को छू रही थी। खुराक मंडियों से कटाई के मौसमों में गायब हो जाती। सौदागर मुंह मांगी कीमत पर लोगों को गंदम, गुड़ और तरकारी बेचते थे। टैक्सों में रोज इजाफा होता था। शहजादों ने दिल्ली शहर में कबूतरों के दाने तक टैक्स लगा दिया था। तवाइफों की कमाई तक एक हिस्सा शहजादों की जेब में चला जाता। शाही खानदान के लोग कत्ल भी कर देते तो कोई इनसे पूछ नहीं सकता था। रियासत शाही दरबार के हाथ से निकल चुकी थी। नवाब, सूबेदार, अमीर और सुल्तान आजाद हो चुके थे और ये मुगलिया सल्तनत को मानने तक से इनकारी थे। फौज तलवार की नोक पर बादशाह से जो चाहती मनवा लेती। अवाम बादशाह और उसके खानदान से बेजार हो चुके थे। ये गलियों और बाजारों में बादशाह को नंगी गालियां देते थे और कोतवाल चुपचाप उनके करीब से गुजर जाते थे। जबकि अंग्रेज मजबूत होते जा रहे थे। ये रोज मुआहदा तोड़ते थे और शाही खानदान वसी तर कौमी मफाद में अंग्रेजों के साथ नया मुआहदा कर लेता था। अंग्रेज बादशाह के वफादार को कत्ल कर देते थे और शाही खानदान जब एहतजाज करता था तो अंग्रेज बादशाह को ये बताकर हैरान कर देता था, जिल्ले इलाही वो शख्स आपका वफादार नहीं था, वो नंग इंसानियत आपके खिलाफ साजिश कर रहा था और बादशाह इस पर यकीन कर लेता था। बादशाह ने तवील अरसे तक अपनी फौज भी टेस्ट नहीं की थी। चुनाचे जब लड़ने का वक्त आए तो फौजियों से तलवारें तक न उठाएंगे। इन हालात में जब आज़ादी की जंग शुरू हुई तो बादशाह गिरता पड़ता शाही हाथी पर चढ़ा तो अवाम ने ला ताल्लुक रहने का ऐलान कर दिया। लोग कहते थे हमारे लिए बहादुर शाह जफर और अंग्रेज दोनों बराबर हैं। मुजाहिदीन जज्बे से लबरेज थे लेकिन उनके पास क़यादत नहीं थी। बादशाह डबल माइंडेड था। ये अंग्रेज से लड़ना भी चाहता था और अपनी मुद्दत शाही भी पूरी करना चाहता था। चुनाचे इस जंग का वही नतीजा निकला जो डबल माइंडेड होकर लड़ी जाने वाली जंगों का निकलता है। शाही खानदान को दिल्ली में ज़िबा कर दिया गया जबकि बादशाह जिला वतन हो गया। बादशाह कैप्टन नेल्सन डेविस के गिराज में कैद रहा, घर के इहाते में दफन हुआ और उसकी औलाद आज तक अपनी अजमत रफ्ता का टोकरा सर पर उठाकर रंगून की गलियों में फिर रही है। ये लोग शहर में निकलते हैं तो उनके चेहरों पर साफ लिखा होता है, जो बादशाह अपनी सल्तनत, अपने मैंडेट की हिफाजत नहीं करते, जो अवाम का एतमाद खो बैठते हैं, उनकी औलाद इसी तरह गलियों में खुवार होती है। ये इबरत का कशकोल बनकर इसी तरह तारीख के चौक में भीख मांगती है। लेकिन हमारे हुक्मरानों को ये हकीकत समझ नहीं आती। ये खुद को बहादुर शाह जफर से बड़ा बादशाह समझते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप ये क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।